So yes, we are moving to the second topic of modern history, that is Carnatic Wars. Before Carnatic War, we completed later Mughals, in which we will discuss about the different uh, empires, that is Bahadur Shah I, Jahandar Shah, Farooq Shah, Rafi Uddola, Mohammad Shah Rangila, Ahmad Shah Bahadur, Alamgir II, Shah Jahan III, Shah Alam या शाह आलम टू, अकबर शाह टू, बहादुर शाह जफर, या फिर इसको हम बोलते हैं बहादुर शाह जफर का दूसरा नाम क्या है, बहादुर शाह टू। तो ये सब हमने डिस्कस किया था लेटर मुगल्स के अंदर। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द कार्नेटिक। तो सबसे पहले तो हम एक रीजन देख लेते हैं कहाँ पर कार्नेटिक वॉर एक्चुअल में हुई थी। तो अगर हम इसके रीजन की बात करें तो इसका रीजन जो है वो हमारे पास है तमिलनाडु, और हम कह सकते हैं कि सम पार्ट्स ऑफ आंध्रा। आज का जो आंध्रा है उसके सम पार्ट्स, तो सम पार्ट्स ऑफ आंध्रा। ये मैं आज की बात कर रही हूँ कि आज के अगर आप इंडिया के मैप में देखें तो आज के इंडिया के मैप में कौन सा ये रीजन है, तो बेसिकली तमिलनाडु और कुछ पार्ट आंध्रा के हैं। और जो कैपिटल है वो क्या है, आरकोट। कैपिटल हमारे पास है आरकोट। तो यस, बेसिकली हो क्या रहा है, अभी सिनेरियो क्या चल रहा है, अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो बेसिकली फ्रेंच और ब्रिटिश की लड़ाई हो रही है। और ये लड़ाई हो रही है किस किस चीज के लिए, दैट इज ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। ये जो लड़ाई है दिस इज द ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। और ये लड़ाई जो है वो चल रही है 1740 से 48 तक ये लड़ाई चली है। और इस लड़ाई का जो असर है वो हर जगह देखने को मिला है, जहां पर भी फ्रेंच और ब्रिटिशर्स बेसिकली अपनी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो एक्चुअल में क्या था कि मॉरिशियस के अंदर फ्रेंच का जो था वो बड़ा स्ट्रोंग, आप कह सकते हो, होल्ड था। फ्रेंच का जो था वहां पे स्ट्रोंग होल्ड था। और उस टाइम पे जो गवर्नर था फ्रेंच का, बेसिकली उसका नाम था ला वॉर्डनिस। तो ये उस टाइम पे क्या था, गवर्नर। और सेम इसी टाइम पर इंडिया में कौन गवर्नर था, इंडिया में हमारे पास थे डुप्लेक्स, वेरी फेमस। तो इंडिया में हमारे पास उस टाइम जो गवर्नर थे, गवर्नर फ्रेंच गवर्नर थे, उनका नाम था हमारे पास डुप्लेक्स। सो अब बेसिकली सिनेरियो क्या है कि जो हमारे पास मद्रास वाला हिस्सा है, ये जो मद्रास वाला हिस्सा है ये किसके अंडर है, ये ब्रिटिशर्स के अंडर। और जो पौंडीचेरी, और पौंडीचेरी जो है वो किसके अंडर है, वो अंडर द कंट्रोल ऑफ फ्रेंच। अब पास पास में है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो यहाँ पर चीजें। तो अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द फर्स्ट फ्रेंच, या सॉरी फर्स्ट कार्नेटिक वॉर के बारे में डिस्कस करते हैं, जो हमारे पास 2 साल की रही, 1746 टू 1748। हाँ, आपको एक आइडिया, अब अगर आप मुझे बोलेंगे कि मैम हमें डायरेक्ट डेट्स याद कर सन याद करनी है, नहीं। हाँ, आपको थोड़ा सा हिंट होना चाहिए कि कितने साल की रही। बेसिकली तो आपको इसमें यही याद करना होता है कि इस लड़ाई में बेसिकली हुआ क्या था, ट्रीटी क्या हुई थी, सॉल्यूशन कैसे निकला। तो बेसिकली होता क्या है कि फ्रेंच जो है वो अटैक कर देते हैं ब्रिटिशर्स के ऊपर। अब फ्रेंच अटैक्ड, ये अटैक समझ लो कि मैं इसको अटैक लिख रही हूँ। तो फ्रेंच जो है वो ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक कर देते हैं, और वो क्या कर लेते हैं, वो कैप्चर कर लेते हैं मद्रास को। मैंने आपको अभी भी बताया था कि मद्रास जो था वो डायरेक्ट कंट्रोल में था, किसके, वो डायरेक्ट कंट्रोल में था हमारे पास ब्रिटिशर्स के। तो फ्रेंच जो है वो ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक करते हैं और मद्रास को कैप्चर। अब अनवर उद्दीन जो था वो चाहता था, वो इसके बीच में न्यूट्रल रहना चाहता था। अनवर उद्दीन कौन है, अनवर उद्दीन नवाब है बेसिकली। अनवर उद्दीन जो है वो न्यूट्रल रहना चाहता था। ड्यू टू वायलेशन ऑफ न्यूट्रलिटी अनवर वांटेड टू पनिश फ्रेंच। बेसिकली अनवर ने बोला था कि भाई कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन अब हुआ क्या कि फ्रेंच ने तो जो वॉयलेट कर दिया उसकी बात को। तो अब अनवर चाहता है कि वो क्या करे,
फ्रेंच को पनिश करे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, फ्रेंच को क्या करे, पनिश करे कि फ्रेंच ने ऐसा क्यों किया। अब क्या होता है, अब हमारे पास लड़ाई होती है किस किस के बीच में, एक साइड हमारे पास फ्रेंच है और एक साइड है हमारे पास दैट इज अनवर का बेटा महफूज खान। महफूज खान ये अनवरुद्दीन का बेटा है, महफूज खान। अब फ्रेंच की तरफ से जो लड़ाई लड़ रही है ऑब्वियसली उस टाइम पे जनरल जो है वो गवर्नर जो है दैट इज डुप्लेक्स, तो डुप्लेक्स लड़ाई लड़ रहे हैं और महफूज खान का साथ दे रहे हैं ब्रिटिशर्स, इनका साथ दे रहे हैं यहाँ पर ब्रिटिश। तो अब लड़ाई होती है तो अनवर जो है वो आर्मी भेजता है महफूज खान के साथ, ठीक है। और इस ये लड़ाई जो है जहां पर होती है इसे बोलते हैं अद्यार। सो इस लड़ाई का नाम है बैटल ऑफ अद्यार। और अद्यार को ही हम बोलते हैं सैंथोम। तो ये बहुत फेमस लड़ाई है जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ सैंथोम या फिर बैटल ऑफ अद्यार। बेसिकली इस लड़ाई में क्या होता है, महफूज खान हार जाता है और फ्रेंच जो है वो अपर हैंडेड रहता है और फ्रेंच जो है ये लड़ाई जीत लेता है, फ्रेंच वॉन दिस बैटल। अब फ्रेंच जब लड़ाई जीत लेता है तो यहाँ पर एक ट्रीटी साइन की जाती है, समझौते की तरह आप बोल सकते हैं, ट्रीटी साइन की जाती है जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ एक्स चैपल। ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपल। अब इस ट्रीटी के अनुसार होता क्या है कि ब्रिटिशर्स को मद्रास वापस देना पड़ता है फ्रेंच को, और ब्रिटिशर एक्सचेंज कर लेते हैं कुछ टेरिटरी अमेरिका में फ्रेंच के साथ। तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले इसमें हुआ कि ब्रिटिशर्स पोर्ट मद्रास, ब्रिटिशर्स के पास जो है वो मद्रास वापस आ जाता है। और इसके बदले फ्रेंच क्या करते हैं कि कुछ जगह ले लेते हैं, कुछ रीजन ले लेते हैं अमेरिका के अंदर ब्रिटिशर्स से। तो बेसिकली दिस इज अ ट्रीटी ऑफ एक्सचेंज जो हमारे पास हुई है फर्स्ट कार्नेटिक वॉर के अंदर। अगर हम बात करते हैं सेकेंड कार्नेटिक वॉर की, तो सेकेंड कार्नेटिक वॉर 1749 से 54 तक होती है, दैट इज ए 5 साल की लड़ाई। अब इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि चंदा साहिब चैलेंज करता है अनवर को कार्नेटिक के। अब चंदा साहिब जो है वो क्या करते हैं, वो चैलेंज करते हैं अनवर को कार्नेटिक के अंदर। बेसिकली हैदराबाद में निजाम उल मुल्क असफ जा मर गया। ये हमने सब डिस्कस किया हुआ है पहले कि चंदा साहिब कौन है, निजाम उल मुल्क असफ जा कौन है। आई विल नॉट टेल इट अगेन नाउ। देख अब चंदा साहिब जो है वो चैलेंज करते हैं अनवर को कार्नेटिक वॉर के कार्नेटिक के अंदर। अब बेसिकली हैदराबाद में जो निजाम उल मुल्क असफ जा था उसकी हो जाती है डेथ। अब नसीर जंग जो है वो गद्दी पर आना चाहते हैं, ठीक है। बट नसीर जंग को चैलेंज कर देते हैं मुजफ्फर जंग। अब ध्यान से सुनना हो क्या रहा है, अब कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होगा। बेसिकली क्या है कि चंदा साहिब चैलेंज कर देते हैं अनवर को इन द कार्नेटिक। हैदराबाद में जो असफ जा थे जिनको बोल रहे हैं निजाम उल मुल्क असफ जा, वो मर जाते हैं। नसीर जंग गद्दी पर आना चाहते हैं, लेकिन नसीर जंग वॉज चैलेंज बाय मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग जो है वो नसीर जंग को चैलेंज कर देते हैं। और नसीर जंग जो थे उन्होंने गिफ्ट में जो हमारा नॉर्दर्न सिकार वाला एरिया है वो किसे दे दिया, ब्रिटिशर्स को दे दिया। इतने दयालु थे हमारे यहाँ के, दयालु तो क्या थे, उन्होंने दे दिया ब्रिटिशर्स को। और फ्रेंच ने क्या किया, फ्रेंच ने मार दिया नसीर जंग। नसीर जंग मर गया, ठीक है। क्योंकि नसीर जंग को सपोर्ट कौन कर रहा था, ब्रिटिशर्स और अनवर। उसको तो मार दिया फ्रेंच ने, और नसीर जंग ने नॉर्दर्न सरकार गिफ्ट की थी ब्रिटिशर्स को। अब यहाँ पर हमारे पास होती है दैट इज बैटल ऑफ अंबर, अंबूर बेसिकली, बैटल ऑफ अंबूर जो हमारे पास होती है 17
49 के अंदर। अब ये लड़ाई किसके बीच में होती है? एक साइड है हमारे पास चंदा साहिब और दूसरी साइड हमारे पास है अनवर उद्दीन। अनवर उद्दीन। अब अनवर उद्दीन जो है उनकी हो जाती है डेथ, और उनका बेटा जो है अनवर उद्दीन की हो गई डेथ। ही इज नो, डेथ हो गई उनकी। और उनका बेटा जिसका नाम था मोहम्मद अली, वो भाग जाता है मद्रास ब्रिटिशर्स के पास। अच्छा, चंदा साहिब को कौन सपोर्ट कर रहा है? अब देखो, अनवर उद्दीन की हो गई हमारे पास डेथ। अनवर उद्दीन का बेटा भाग जाता है मद्रास ब्रिटिशर्स की शरण में कि आप ही मुझे बचाने वाले। अब फ्रेंच खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कार्नेटिक भी उनके अंडर आ गया, हैदराबाद भी उनके अंडर आ गया। ठीक है। अब होता क्या है, अब हमारे पास जो रॉबर्ट क्लाइव है वो कहता है कि हमें फ्रेंच की पावर को कंट्रोल करना है। रॉबर्ट क्लाइव हमारे पास आते हैं और रॉबर्ट क्लाइव कहते हैं कि हमें फ्रेंच की जो पावर है उसे कंट्रोल करना है। तो नियर अबाउट 500 सोल्जर्स जो है क्लाइव के होते हैं। कुछ सोल्जर्स हमारे पास मोहम्मद अली के होते हैं। मोहम्मद अली कौन है? अभी बताया था मैंने, अनवर का बेटा जो भाग गया था। अब रॉबर्ट क्लाइव डायरेक्टली अटैक कर देते हैं आर्कोट के ऊपर। इस थोड़े से सिनेरियो को समझने की कोशिश करना। आई एम टेक्सटिंग इट क्योंकि राइटिंग साफ नहीं आ रही है, तो आई विल ट्राई टू टेक्स्ट। तो बेसिकली होता क्या है, रॉबर्ट क्लाइव डायरेक्टली अटैक आर्कोट। आर्कोट के ऊपर रॉबर्ट क्लाइव जो है वो डायरेक्टली अटैक कर देते हैं। ठीक है। तो जब वो आर्कोट के ऊपर डायरेक्टली अटैक करते हैं तो उस समय पे जो चंदा साहिब है वो 1000 सोल्जर्स को भेजता है। सो हम लिखेंगे कि नो चंद्रा, इट्स चंदा। चंदा साहिब सेंट अप्रोक्सीमेटली 1000 soldiers, बट देयर, लेकिन होता क्या है कि इतने तक सोल्जर्स वहां पहुंचते हैं उससे पहले ही जो क्लाइव है वो आर्कोट को क्या कर लेता है? अपने कब्जे में कर लेता है। तो हम लिखेंगे बट बिफोर देयर अराइवल क्लाइव ऑलरेडी एनेक्स आर्कोट। तो उनके जाने से पहले ही जो हमारे पास वो क्लाइव है वो क्या कर देता है? वो आर्कोट को अपने कब्जे में ले लेता है उसके जाने से पहले। अब इस पे जो है चंदा साहिब जो है, साहिब प्लेस ऑल्सो। अब सेम वो क्या करते हैं, वो उसको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। रॉबर्ट क्लाइव बहुत चालाक था। रॉबर्ट क्लाइव सबसे पहले क्या करता है? डायरेक्टली अटैक कर देता है आर्कोट के ऊपर। ठीक है। अब उसे पता है कि जो चंदा साहिब है उसका सारा ध्यान आर्कोट के ऊपर होगा, तो चंदा साहिब अपने 1000 सोल्जर्स भेज देता है। और लेकिन इतना सोल्जर्स वहां पहुंचते हैं उससे पहले ही वो एनेक्स कर लेता है आर्कोट को। अब दूसरी जंग साइड चंदा साहिब की जो पैलेस थी उसके ऊपर भी अटैक कर देते हैं। ठीक है। अब चंदा साहिब ने तो बहुत सारी आर्मी उधर भेज दी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आर्मी कम पड़ जाएगी। तो हम लिखेंगे कि एट चंदा साहिब प्लेस सिक्योरिटी, what happened at चंदा साहिब प्लेस सिक्योरिटी लूजन, सिक्योरिटी लूज हो गई है यहाँ पर। ठीक है। ड्यू टू लेस सोल्जर्स, क्योंकि अब जो सोल्जर्स है हमारे पास वो कहाँ चले गए हैं? वो तो दूसरी साइड चले गए हैं। ठीक है। जिसकी वजह से क्लाइव सेंट सम मोर आर्मी देयर ऑल्सो। अब क्लाइव जो है वहां पर भी और ज्यादा आर्मी जो है वो भेज देता है। तो क्लाइव सेंट मोर आर्मी देयर ऑल्सो। तो क्लाइव वहां पर और ज्यादा आर्मी को जो है वो भेज देता है। अब क्लाइव जो है वो मुरारी राव से मिलता है। अब हमें पता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो मुरारी राव बेसिकली एक बहुत पुराने समय से
जो है वो दुश्मन है चंदा साहिब का। अब वो दुश्मन की मदद लेता है, तो क्लाइव क्या करता है, क्लाइव अब मिलता है किससे, मुरारी राव से। तो क्लाइव मेट मुरारी राव। मुरारी राव बेसिकली मराठा है, क्लाइव उससे मिलता है, और ये जो है दुश्मन होता है चंदा साहिब का। अब क्लाइव जो मुरारी राव है वो अपने 10,000 पर्सोनल्स को भेज देता है क्लाइव के साथ। मैं यहां से लिख रही हूँ कि 10,000 सोल्जर्स को भेज देता है कौन, मुरारी राव, अपने किसके साथ, क्लाइव के साथ। अब इसके बाद हो क्या रहा है, इसके बाद बेसिकली चंदा साहिब जो है लड़ाई नहीं करता, ठीक है, ही डिडंट फाइट, और वो उसको मार दिया जाता है 1754 के अंदर। सो बेसिकली चंदा साहिब डिड नॉट फाइट, वो फाइट नहीं करता, एंड किल्ड, उसको मार दिया जाता है इन 1754 के अंदर। ठीक है, अब हमने ये भी देख लिया। अब इसके बाद बेसिकली क्या हो रहा है कि मोहम्मद अली जो है वो आरकोट का जो है नया नवाब बनता है, और उसको नवाब बनाता कौन है, उसको ब्रिटिशर्स नवाब बनाते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स का जो मेन एम था वो तो पूरा हो ही गया, चंदा साहिब की हो गई है डेथ। तो अब मोहम्मद अली, मोहम्मद अली कौन है, अगर किसी को याद आ रहा है, अभी अभी हमने पढ़ा था कि मोहम्मद अली जो है वो किसका बेटा है, वो अनवरुद्दीन का बेटा है, अनवरुद्दीन को तो मार दिया था ना। तो मोहम्मद अली बिकेम बेसिकली नवाब ऑफ आरकोट। आरकोट क्या है, आरकोट हमने देखा था कि कार्नेटिक रीजन की कैपिटल है, और किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स की हेल्प से। अब उसके बाद जो मुजफ्फर जंग है उसको भी मार दिया जाता है, ठीक है, और उसकी जगह नया नवाब बना दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं सलाबत जंग, जिनका नाम है। अब हैदराबाद जो है वो सलाबत जंग के अंडर है, उसको हम अभी डिस्कस करते हैं। तो अभी तक जो हमने देखा, इसको अगर हम देखें दोबारा से, तो मेरा पॉइंट ये है आपको बताने का कि सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव जो है वो डायरेक्ट अटैक कर देता है आरकोट के ऊपर, और चंदा साहिब जो है अपनी 10,000 सोल्जर्स की जो आर्मी है उसे भेजता है। अब क्लाइव क्या करता है, जहां चंदा साहिब इस टाइम है वहां पर भी जाकर के क्या कर देता है, अपनी आर्मी को भेज देता है। अब वहां पे तो देखो सिक्योरिटी कम हो गई है, क्योंकि 1,000 फोर्स उधर चली गई है। तो अब क्या करेगा चंदा, सॉरी रॉबर्ट क्लाइव, वो मुरारी राव जो एक पुराना दुश्मन है चंदा साहिब का, उसकी हेल्प लेता है, उसके 10,000 सोल्जर्स लेकर के चंदा साहिब के ऊपर क्या करता है, उसको वॉर के लिए बेसिकली कहता है। लेकिन चंदा साहिब नहीं लड़ता, और बाद में जाके उसे मार दिया जाता है 1754 के अंदर। और अब जब उसकी डेथ हो गई है तो मोहम्मद अली को जो है नवाब बना दिया गया है आरकोट का। अब आरकोट का नवाब कौन बन गया है, दैट इज मोहम्मद अली। तो आरकोट का नवाब बन गया है मोहम्मद अली। दूसरी जंग, दूसरे सेम ही टाइम पर दूसरी जंग क्या हो रहा है कि मुजफ्फर जंग की डेथ हो जाती है, उसको मार दिया जाता है, और नया नवाब बना दिया जाता है हैदराबाद का, जिसका नाम है हमारे पास सलाबत जंग। तो हैदराबाद में अब कौन है, सलाबत जंग। अब अगर हम ध्यान से देखें कि दोनों, अब क्या होता है, अब दोनों फ्रेंच और ब्रिटिशर डिस्कस करते हैं, और इस पॉइंट पर आते हैं, इस कंक्लूजन पर आते हैं कि अब वो दो एक दूसरे के इंटरनल मैटर के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे इंडिया के अंदर। तो इस बात पर ब्रिटिशर डिमांड करते हैं कि डुप्लेक्स को वापस भेज दिया जाए। इस लड़ाई के बाद दे डिसाइडेड कि फ्रेंच और ब्रिटिशर्स एक दूसरे के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे इंडिया के अंदर। और ब्रिटिशर्स एक डिमांड और रखते हैं कि डुप्लेक्स को वापस भेज दिया जाए यहां से, और डुप्लेक्स अब जो है वो वापस चला जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड कार्नेटिक वॉर। नाउ वी विल फर्दर मूव टू द थर्ड काइनेटिक वॉर, जो बेसिकली 1757 से शुरू हुई है टू द 63। बेसिकली क्या है कि 1756 के अंदर यूरोप में 7 ईयर वॉर जो है वो शुरू हो जाती है। तो 1754 के अंदर ब्रिटिशर्स जो है वो बैटल ऑफ प्लासी जीत जाते हैं। हमें पता है कि
57 के अंदर हमारे पास बैटल ऑफ प्लासी, विच इज अ इम्पोर्टेंट बैटल, बैटल ऑफ प्लासी, उसको कौन जीत जाते हैं? ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। और ब्रिटिशर फिर अटैक कर देते हैं चंदर नगर पर। चंदर नगर पर ब्रिटिशर्स जो है वो अटैक कर देते हैं। अब ब्रिटिशर्स ने अटैक क्यों किया? क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते हैं कि पूरी तरह से फ्रेंच जो है वो अपरूट हो जाए इंडिया से। वो चाहते हैं कि पूरी तरह से इंडिया के ऊपर जो कंट्रोल है वो सिर्फ ब्रिटिशर्स का हो, क्योंकि उन्हें इस बात का खतरा है कि फ्रेंच दोबारा से इंटरफेयर कर सकती है। तो बेसिकली फ्रेंच ब्रिटिशर्स ये चाहते हैं कि वो इंडिया से फ्रेंच को अपरूट कर दें। फ्रेंच मूव टू द तमिलनाडु फ्रॉम पौंडीचेरी टू फाउट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। अब फ्रेंच जो है वो तमिलनाडु पौंडीचेरी की तरफ, तमिलनाडु से पौंडीचेरी की तरफ मूव कर जाता है ब्रिटिशर्स से लड़ने के लिए। और यहाँ पर हमारे पास होती है वन ऑफ द फेमस बैटल, दैट इज बैटल ऑफ वंडीगोश। इन द ईयर 1760, 1760 के अंदर हमारे पास एक बैटल होती है जिसका नाम है बैटल ऑफ वर्डिगोश, बेसिकली बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच। अब देखो डुप्लेक्स तो भेज दिया, तो यहां पर आएंगे हमारे पास काउंट डी लैली। काउंट डी लैली, ये नए हमारे पास गवर्नर आए हैं। ब्रिटिशर्स की तरफ से हैं हमारे पास आयरकूट। आयरकूट। अच्छा, तो हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हम इसको ऐसे मजाक में बोलते थे कि हमारे पास जो है आयरकूट ने ब्रिटिशर्स को फ्रेंच को इतना कूटा कि लाली भाजी, ਆਪਾਂ पंजाबी च कहंदे सी कि लाली भाजी नु कुट दिता ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि यहाँ पे कूट आ रहा है, ये लाली है। तो हम ऐसे बोलते थे कि लाली भाई को तो मार दिया किसने? ब्रिटिशर्स ने, बहुत ज्यादा कूट दिया। तो ऐसा ही होता है, इस लड़ाई के अंदर जो है वो ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। और सेम टाइम पर उधर 7 ईयर वॉर भी खत्म हो जाती है। ठीक है। तो अब हमें पता चल रहा है कि जो बंगाल है वो डायरेक्ट कंट्रोल में आ जाता है ब्रिटिशर्स के। और हैदराबाद जो है वो इंडिपेंडेंट रहता है। हैदराबाद इज इंडिपेंडेंट एट दिस टाइम। अब जो है फ्रेंच चाहते हैं पीस ट्रीटी। तो 1763 की बात है कि फ्रेंच वांटेड पीस ट्रीटी एंड दे वर अलाउड टू। ठीक है, पीस ट्रीटी साइन होती है और फ्रेंच को अलाउ कर दिया जाता है कि वो ट्रेड तो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो फोर्टिफिकेशन नहीं कर सकते, किलाबंदी नहीं कर सकते। नो फोर्टिफिकेशन, क्योंकि फोर्टिफिकेशन होगी तो आर्मी रखेंगे, आर्मी रखेंगे तो दोबारा से इंटरफेयर हो सकता है। ठीक है। और जो पौंडीचेरी है और जो चंदर नगर है वो फ्रेंच के अंडर ही रहता है। और साथ में देवर अंडर ब्रिटिश सिक्योरिटी इन इंडिया। तो फ्रेंच को बोला जाता है कि यू आर अंडर द ब्रिटिश सिक्योरिटी इन इंडिया। आप ब्रिटिश सिक्योरिटी के अंडर है इंडिया के अंदर। सो दिस इज ऑल अबाउट कार्नेटिक वॉर्स। तो हमारे पास 3 कार्नेटिक वॉर हुई हैं। तो हम इसको एक फ्लो चार्ट के थ्रू करने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हम लिखेंगे कि फर्स्ट कार्नेटिक वॉर है, 3 बना लेते हैं। तो हमारे पास 3 कार्नेटिक वॉर हुई हैं। तो जो हमारे पास फर्स्ट कार्नेटिक वॉर हुई है वो कब हुई है? दैट फर्स्ट कार्नेटिक वॉर इज इन द 1746। और ये कब तक चली है हमारे पास? 1746 टू द 48, 2 साल की हमारे पास ये लड़ाई हुई है। ठीक है। तो इस लड़ाई के अंदर हमारे पास हुआ क्या है बेसिकली? तो इस लड़ाई के अंदर हमारे पास फ्रेंच और महफूज खान के बीच में लड़ाई हुई थी। हमें पता है फ्रेंच की तरफ से गवर्नर हमारे पास डुप्लेक्स है। महफूज खान जो है वो ब्रिटिशर्स की तरफ से थे। इस लड़ाई के अंदर जो है वो फ्रेंच जीत जाते हैं। तो इस लड़ाई के अंदर अपर हैंड जो रहते हैं कि फ्रेंच जो है इस लड़ाई को जीत लेते हैं। और यहीं पर हमारे पास एक ट्रीटी साइन होती है जिसका नाम है ट्रीटी, जस्ट अ सेकेंड, ट्रीटी ऑफ
अद्यार, या फिर हम इसे बोलते हैं सैंथोम। ये ट्रीटी हमारे पास यहाँ पे होती है साइन। और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग बेसिकली क्या था कि ब्रिटिशर्स को वापस से मद्रास मिल जाता है, और ब्रिटिशर्स मद्रास के बदले अमेरिका में कुछ जगह फ्रेंच को दे देते हैं। और अगर हम बात, या दिस इज ऑल अबाउट दिस। और उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड की, तो जो सेकंड हमारे पास कार्नेटिक वॉर रही है, वो हमारे पास रही है 1749 टू 54, दैट इज ऑफ 5 ईयर। तो 1754 टू द, तो सॉरी 1749 टू द 54। सेकंड के अंदर हमने देखा था कि चंदा साहिब चैलेंज कर देते हैं अनवर को कार्नेटिक के अंदर। हैदराबाद में कौन थे? निजाम उल मुल्क असफ जाह, जिनकी डेथ हो गई थी। अब नसीर जंग जो है वो गद्दी पर आना चाहते हैं, लेकिन नसीर जंग को चैलेंज कर देते हैं मुजफ्फर जंग। तो बेसिकली नसीर जंग जो थे, उन्होंने नर्दन सरकार वाला एरिया जो है वो ब्रिटिशर्स को गिफ्ट कर दिया था। और ब्रिटिशर्स जो है अब नसीर, सॉरी, फ्रेंच जो है वो नसीर जंग को मार देते हैं, और मुजफ्फर जंग को डिक्लेयर कर देते हैं कि आज से ये निजाम ऑफ कार्नेटिक है। अब जिसकी वजह से क्या होती है, जिसकी वजह से बैटल होती है, दैट इज बैटल ऑफ अंबूर। जिसकी वजह से बैटल ऑफ अंबूर होती है 1749 के अंदर, बिटवीन द चंदा साहिब एंड अनवरुद्दीन। अब अनवरुद्दीन की इस बैटल में डेथ हो जाती है, और अनवरुद्दीन का जो बेटा मोहम्मद अली है, वो भाग जाता है ब्रिटिशर्स के पास मद्रास के अंदर। अब फ्रेंच बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि कार्नेटिक और हैदराबाद दोनों ही उनके अंडर में आ जाता है। अब यहां पर एक मास्टरमाइंड आते हैं, दैट इज रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव कहते हैं कि हमें फ्रेंच की पावर को कंट्रोल करना है। तो नियर अबाउट 500 के करीब सोल्जर्स होते हैं रॉबर्ट क्लाइव के पास, और कुछ सोल्जर जो होते हैं वो मोहम्मद अली के होते हैं। तो अब ये मिलकर के एक प्लान बनाते हैं। प्लान क्या बनाते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव जो है वो डायरेक्ट कंट्रोल कर लेते हैं हमारे पास आरकोट को, और चंदा साहिब जो है उसके अगेंस्ट में 10,000 सोल्जर्स वहां पर भेजता है। ठीक है, अब जैसे ही 10,000 सोल्जर्स वहां पर जाते हैं, उससे पहले ही आरकोट को जो है क्लाइव अपने कब्जे में ले लेता है। अब जैसे ही उसने सोल्जर्स वहां भेज दी, तो जहां पर इस टाइम चंदा साहिब रह रहा है, उस जगह के ऊपर सिक्योरिटी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि सोल्जर्स तो उधर चले गए हैं। अब जो है रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, कोई पुराना साथी, साथी नहीं, कोई पुराना दुश्मन देखता है चंदा साहिब का, तो उसे मिला मराठा मुरारी राव। अब वो उससे हाथ मिला लेता है, और मुरारी राव उसे 10,000 सोल्जर्स दे देता है कि आप चंदा साहिब को मार दो। लेकिन चंदा साहिब लड़ाई नहीं लड़ता, और उसको मार दिया जाता है 1754 के अंदर। और अब जो है मोहम्मद अली को ब्रिटिशर्स बना देते हैं, दैट इज नवाब। तो मोहम्मद अली को जो है ब्रिटिशर्स ने बना दिया बिकम नवाब ऑफ आरकोट। अब सेम ही समय पर क्या हो रहा है, सेम ही समय पर मुजफ्फर जंग को भी मार दिया जाता है, और अब हमें न्यू नवाब देखने को मिलता है। तो वो जो न्यू नवाब होता है ऑफ हैदराबाद, वो हमारे, और ये इंडिपेंडेंट है, ये याद रखना, इसमें ब्रिटिशर्स का कोई रोल नहीं है हैदराबाद वाले केस में। तो न्यू नवाब ऑफ हैदराबाद जो है वो किसे बना दिया जाता है, वो बना दिया जाता है बेसिकली सलावत जंग को। हैदराबाद की स्पेलिंग सही नहीं है, कोई बात नहीं, इसको आप सही करते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़, अच्छा ठीक है, तो अब क्या होता है कि ब्रिटिश और फ्रेंच डिसाइड करते हैं कि भाई हमें पीस चाहिए, वी विल साइन अ पीस ट्रीटी। और पीस ट्रीटी इस तरीके से कि कोई इंटरफेयर नहीं करेगा एक दूसरे के मैटर के अंदर। इस पर ब्रिटिशर डिमांड करते हैं कि हम ये चाहते हैं कि जो डुप्लेक्स है उसको आप वापस से भेज दें, यहाँ से इंडिया से उसे बाहर भेज दें। तो ऐसा ही बेसिकली किया जाता है। फिर हमारे पास होती है थर्ड कार्नेटिक वॉर। अब थर्ड काइनेटिक वॉर जो है बेसिकली दैट इज अबाउट 1756-57 के आसपास की बात है। तो 1757 टू हम कहेंगे कि 63 तक ये लड़ाई जो है वो चलती है। बेसिकली यूरोप के अंदर 1756 के टाइम पर 7 ईयर वॉर जो है वो शुरू हो जाती है। तो 1757 के अंदर हमें पता है कि ब्रिटिशर्स ने जो है वो बैटल ऑफ प्लासी को भी जीत लिया था।
अब ब्रिटिशर्स जो है वो अटैक कर देते हैं चंदरनगर के ऊपर, क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते हैं कि वो पूरी तरीके से फ्रेंच को अपरूट कर दे। अब फ्रेंच भी जो है बदले में क्या करता है, तमिलनाडु से पोंडिचेरी की तरफ मूव हो जाता है ताकि वो ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई लड़ सके, और वहां पर वो बैटल लड़ते हैं जिसका नाम है बैटल ऑफ वेंडिगोज। सॉरी, बैटल ऑफ वेंडिगोज। ठीक है, और ये 1760 की बात है। बेसिकली इस बैटल के अंदर एक साइड ब्रिटिशर्स होते हैं, एक साइड फ्रेंच होते हैं। ब्रिटिशर्स की तरफ से आयरकूट होते हैं, फ्रेंच की तरफ से काउंट डी लैली होते हैं, और इस बैटल को जो है ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं, और उधर 7 ईयर वॉर भी खत्म हो जाती है। तो अब जो है इस बैटल के बाद हमें देखने को मिल रहा है कि अब जो बंगाल वाला एरिया है, जो हमारे पास बंगाल वाला एरिया है, वो डायरेक्ट कंट्रोल में आ जाता है ब्रिटिशर्स। और सेम टाइम पे जो हैदराबाद है, हैदराबाद तो हमारे पास क्या रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है। अब फिर क्या होता है कि अब फ्रेंच चाहते हैं कि वो एक पीस ट्रीटी साइन कर ले, तो फ्रेंच जो है वो 1763 के अंदर पीस ट्रीटी साइन कर लेते हैं, और ब्रिटिशर्स उन्हें अलो करते हैं कि वो इंडिया के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन वो फोर्टिफिकेशन नहीं कर सकते। पौंडीचेरी और चंद्रनगर उनको वापस दे दिए जाते हैं, और उनको बोला जाता है कि नाउ यू आर अंडर द सिक्योरिटी ऑफ द ब्रिटिशर्स इन द इंडिया बेसिकली। So this is all about the Carnatic Wars. Let me make a diagram for it. Sorry. What happened? ये जैसा भी बन रहा है. So basically this is about the Carnatic Wars. This is first, second and third. Next we will complete in upcoming class. Till then, bye.